बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोग आज सेकेंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्चुअल में क्या है, आज इस चैप्टर के अंदर हम लोग इसको फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड तमाम के तमाम जो इसकी एप्लीकेशंस है वो भी हमने डिस्कस करनी है। उसके अलावा हम लोग इसके अंदर न्यू कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, हम एसएचएम को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करते हैं, वो भी सारा कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंदर, मतलब कि ये एक मजेदार सा चैप्टर होने वाला है, कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर होने वाला है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को मैं आसान से आसान तरीके से समझाऊंगा और आप लोगों को समझ भी आएगी। तो बच्चों, आज हम लोग जब इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं तो इसका जो पहला टॉपिक है दैट इज ऑसिलेशंस। ठीक हो गया। अब देखो बच्चों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मोशन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों याद रखिए, मोशन हमारे पास थ्री टाइप के होते हैं, थ्री टाइप्स। एक हमारे पास होता है लीनियर मोशन, एक होता है एंगुलर या सर्कुलर मोशन, और एक होता है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन। ठीक हो गया। अब देखिए, लीनियर मोशन हमारे पास क्या है, जो कि हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट जो है तो क्या करता है, लीनियर मोशन में जब एक ऑब्जेक्ट जैसे ये गाड़ी है लेट्स सपोज, तो ये इस पॉइंट से मूव करके इस पॉइंट पे आ गई और इसने एक एक एक्सिस के अक्रॉस, मींस या तो एक्स एक्सिस के अक्रॉस या वाई एक्सिस के अक्रॉस कोई बैलून है, ठीक हो गया, और वो यूं अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक हो गया। तो अब देखें, या तो एक वाई एक्सिस के अक्रॉस मूवमेंट हो या एक्स एक्सिस के अक्रॉस मूवमेंट हो, तो ऐसा जो मोशन होता है दैट इज लीनियर मोशन। ठीक हो गया। फिर आप लोगों ने प्रीवियस ग्रेड में आप लोगों ने डिस्कस किया एंगुलर मोशन, सर्कुलर एंड एंगुलर मोशन आपने डिस्कस किया था। तो इसमें अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे या किसी एंगल के अक्रॉस मूव करे तो उसको हम लोग क्या कहते थे कि हमारे पास ये क्या कहलाता है, एंगुलर मोशन कहलाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये हम कहते थे कि जी टू एंड फ्रो मोशन हम कहते थे। ठीक हो गया। हम कहते हैं कि जी वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है, जी टू एंड फ्रो मोशन होता है। अब इसी वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हम लोग एक्चुअल में ऑसिलेशंस को डिस्कस करेंगे। किसको? ऑसिलेशंस को। ठीक हो गया। अब ऑसिलेशंस की डेफिनेशन को जरा आप देखें तो क्या कह रहे हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं ये सीसा की एग्जांपल ले लेता हूँ। एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक हो गया। अब जाहिर बात है, कभी ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, और ये कंटिन्यूसली जो है तो अप एंड डाउन मोशन लगा रहेगा। तो अब यहाँ पे देखिए जरा, तो ये जो पॉइंट है दैट इज मीन पॉइंट, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट के अक्रॉस जब ये सीसा ऊपर जाए या जब नीचे आए, तो अब ये इसके अबाउट अराउंड एक अपवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, फिर वापस नीचे आ रहा है। तो अब देखिए इस सीसा की जो हमारे पास मोशन होगा तो वो अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा। तो मतलब कि एक फिक्स पोजीशन के अबाउट जो है तो वो क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। ठीक हो गया। ऐसा जो मोशन होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है कि सर अगर टू एंड फ्रो मोशन ऑसिलेशन है तो फिर वाइब्रेशन क्या है। ठीक हो गया। ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये कंफ्यूजन यहाँ पे आती है। देखिए बच्चों, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, इनको हम कंसीडर करते हैं दो डिफरेंट जगहों के ऊपर। मतलब कि जहां पे आपके पास टाइम इंटरवल, टू एंड फ्रो मोशन का टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा कम हो, बहुत ज्यादा स्मॉल टाइम में ज्यादा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा हो, तो उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। जिसको मतलब कि इतना ज्यादा कम स्मॉल टाइम हो कि हमारे लिए उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, जैसे कि हमारा मोबाइल फोन वाइब्रेट करता है या ट्यूनिंग फोर्क को हम हिट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा फास्ट वाइब्रेट कर रहा होता है, इसलिए हम उसके लिए वाइब्रेशन का वर्ड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कि वहां पे हमारे पास स्मॉल टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। ठीक हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेशन है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सिंपल पेंडुलम की बात कर लें, या पेंडुलम जो घड़ियों के नीचे जो पेंडुलम लगा होता है, या वो जो स्विंग झूला होता है, या ये सीसा जो हो गया, अब ये सारे के सारे टू एंड फ्रो मोशन तो कर रहे हैं, बट ये इतने ज्यादा फास्ट नहीं कर रहे। हम इनके लिए टाइम इंटरवल मेजर कर सकते हैं, हम आंखों से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसलिए हम इनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो हम लोग
ऑसिलेशन का वर्ड यूज करते हैं, और मोबाइल फोन या उन चीजों के लिए हम लोग वाइब्रेशन का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी कि वो ऑसिलेशन या वाइब्रेशन में डिफरेंस क्या है, हम क्यों ये वो करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखिए ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो मोशन। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारे पास मोशन ऑफ अर्थ ड्यूरिंग अर्थक्वेक। अब जब जलजला आता है, अर्थक्वेक आती है, तो क्या होता है कि मोशन ऑफ अर्थ जो है तो वो टू एंड फ्रो होता है। ठीक हो गया। तो ये जो मोशन होता है दैट इज एक्चुअली व्हाट ऑसिलेशन। ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो द विंग्स ऑफ बर्ड ड्यूरिंग फ्लाई, तो बर्ड्स जो हैं तो वो जब फ्लाई कर रही होती हैं तो वो भी हमारे पास क्या है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। उसके अलावा अगर हम लोग स्ट्रिंग ऑफ गिटार की बात करें, बीट ऑफ हार्ट की बात करें, हार्ट जो हार्ट बीट होती है हमारे पास, हार्ट भी जो है तो वो पंप कर रहा होता है इस तरह, अप स्क्वीज हो रहा होता है फिर एक्सपैंड हो रहा होता है, तो मतलब ये भी हमारे पास क्या है, टू एंड फ्रो मोशन के अंदर आता है। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि हमारे पास मोशन के अंदर, अब इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं। ठीक है। अब ये जो हमारे पास वाइब्रेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, वाइब्रेशन को ही लेके चलते हैं। वाइब्रेशन के अंदर फिर हमारे पास एक आता है पीरियोडिक मोशन, सही हो गया। दूसरा आता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक हो गया। अच्छा, तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी तो मैंने अभी आपको बताया कि ये आपके पास क्या है, ये तो हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन है। क्या है, टू एंड फ्रो मोशन है। ठीक हो गया। बट ये जो पीरियोडिक मोशन है ये क्या है, तो ये आता है कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद, फिक्स टाइम इंटरवल के बाद ऑब्जेक्ट जो है तो वो क्या करे, रिपीट्स इट्स रिपीट इट्स मोशन। मतलब कि एक खास टाइम इंटरवल के बाद अगर ऑब्जेक्ट अपना मोशन दोबारा रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब यहां पे तो हमने बच्चों एग्जांपल ली किस चीज की, सीसा की। ठीक है, सीसा में हमने कहा कि जी यहाँ पे टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, एक बच्चा इधर बैठा है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास यहाँ पे सन है और उसके अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर अर्थ जो है तो वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक हो गया। अब देखें, हमें पता है कि ये अर्थ यहां से जब ये स्टार्ट करेगी और ये इस पूरे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करके वापस इस पोजीशन को अप्रोच करती है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। और एग्जैक्ट 365 डेज एंड 6 आवर्स एंड 19 मिनट्स, 6 आवर्स एंड 19 मिनट्स, इतने टाइम में ये जो है तो ये अर्थ वापस इस पॉइंट पे दोबारा पहुंच जाती है। ठीक हो गया। अगर आप इसका मोशन यहां से कंसीडर करोगे तो फिर भी वही 365 डेज के बाद। सिंपल से अगर मैं एक और एग्जांपल आपको दूं, आप सुबह कॉलेज जाते हो, लेट सपोज आपके कॉलेज का टाइम है 8 बजे का। ठीक है, 8 बजे आप कॉलेज जाते हो, 12 बजे या 1 बजे आप कॉलेज से निकल के आ गए। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगले दिन फिर 8 बजे आप लोगों ने क्या करना है, कॉलेज जाना है, उसी चीज को दोबारा रिपीट करना है। इसी तरह नेक्स्ट डे, तो मतलब कि हर रोज 8 बजे से 1 बजे आपका एक मोशन रिपीट हो रहा है, आप उसको पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो मतलब कि देखो 365 डेज के बाद ये अर्थ वापस इस पॉइंट पे पहुंचेगी और अगेन यहां से फिर मूव करना शुरू करेगी, फिर 365 डेज के बाद फिर इसी पॉइंट पे पहुंचेगी। तो ये कंटिन्यूअसली जो है तो ये अर्थ का एक मोशन है जो कि रिपीट हो रहा है आफ्टर 365 डेज। ठीक हो गया। तो ऐसा मोशन जो कि फिक्स टाइम इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करे, उस मोशन को हम लोग पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, अब यहां पे एक पॉइंट याद रखें कि every oscillatory motion is a periodic motion। ठीक हो गया। हर जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पीरियोडिक मोशन होगा, बट एवरी पीरियोडिक मोशन, एवरी पीरियोडिक
motion is not a oscillatory motion. समझे? मतलब कि हर पीरियाडिक मोशन आपके पास ऑसिलेटरी मोशन तो होगा, सॉरी, हर ऑसिलेटरी मोशन तो आपके पास पीरियाडिक मोशन होगा, बट हर पीरियाडिक मोशन आपके पास ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। ये पॉइंट याद रखें। जैसे सिंपल सी बात है, अब ये देखें तो ये बच्चा है इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, ये 1 सेकंड में नीचे आया, 1 सेकंड में ऊपर गया, फिर 1 सेकंड पे ऊपर गया, फिर 1 सेकंड में नीचे आया। तो मतलब कि हर 1 सेकंड के बाद 1 2 3 4 सेकंड्स के बाद ये अगेन नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो मतलब कि हर 4 सेकंड्स के बाद ये अपना मोशन रिपीट करेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड बनेगा वो 4 सेकंड होगा। तो पीरियोडिक मोशन क्या कहता है कि हमारे पास फिक्स टाइम इंटरवल के बाद जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन दोबारा रिपीट करे, ऐसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रही है, हर 4 सेकंड के बाद ये ऑसिलेशन अपने मोशन को रिपीट कर रही है, तो मींस कि ये पीरियोडिक मोशन है। बट अगर अर्थ सरफेस को देखें, अर्थ के मोशन को देखें, तो अब यहाँ पे ये तो पीरियोडिक मोशन है। अब आप ये बताएं कि क्या ये ऑसिलेशन है? तो बच्चों याद रखें, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये तो एक सर्कुलर मोशन है। ऑसिलेटरी मोशन क्या कहता है? टू एंड फ्रो मोशन। ये तो टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, ये तो 360 डिग्री पे रोटेट कर रहा है। ठीक हो गया? तो उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट समझ आया होगा कि आपके पास हर ऑसिलेटरी मोशन जो है तो पीरियोडिक मोशन होता है, बट हर पीरियोडिक मोशन वो जो है वो ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता। बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट है, इसी को आप समझ जाएंगे। इससे रिलेटेड अभी हम टर्म्स को भी डिस्कस करते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। जब वो सारी की सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होंगी, तो फिर आप इसमें इसके ऊपर अप्रोच कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर जो डिस्कशन करूंगा, तो उससे फिर मैं यहाँ से आप लोगों को रेफरेंस देता रहूंगा। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। ठीक हो गया? अब ये हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि इसको ज्यादा डिटेल में बुक में भी डिस्कस नहीं किया हुआ, तो मैं जस्ट आपको इसकी मेजर एक्सप्लेनेशन दे रहा था। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, अगर हम टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन, टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशंस, ठीक हो गया? अब हम ये टर्म्स डिस्कस करेंगे कि ऑसिलेशंस के साथ कौन कौन सी टर्म्स रिलेटेड है। ठीक है? अच्छा देखिए बच्चों, ऑसिलेशंस के अंदर हम अगर वेव को भी डिस्कस करना चाहें ना, तो हम इस वेव को भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज एक पार्टिकल है, वो यहाँ पे मौजूद है, इस पॉइंट ओरिजिन पे मौजूद है। ठीक है? इस ओ पॉइंट पे ये मौजूद है। ठीक है? ये क्या किया, ये यहां से ऊपर की तरफ जाएगा, एक एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। ठीक है? अपना इसने एक साइकिल कंप्लीट की। जैसे कि मैं सिंपल अगर सी सा की एग्जांपल उसके साथ रिलेट करूं तो आपके लिए वो आसान रहेगा। ठीक हो गया? यहाँ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है? अब ये वो पॉइंट है जहां पे ये बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है? ये 0 पॉइंट है। अब ये बच्चा नीचे आया या ऊपर गया, जिस डायरेक्शन में, चले पहले ऊपर का ले लेते, ऊपर गया। ठीक हो गया? तो ये ऊपर गया इस पॉइंट। अब ये ऊपर जब जाएगा तो ये अपना एक मैक्सिमम पॉइंट तक ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल आसमान से ही ऊपर चला जाए, नहीं, एक लिमिट तक ऊपर जाएगा। ठीक है? उसके बाद ये वापस इधर अपने ओरिजिन पे पहुंच जाएगा। ठीक हो गया? इस पॉइंट पे आ गया। अब उसके बाद ये नीचे आएगा, अब ये वापस नीचे आया। ठीक है? और फिर ये वापस ऊपर जाएगा, तो आप इसको वापस इधर ले आओ। ये तो अब देखिए इसने एक साइकिल कंप्लीट कर दी, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिला के एक साइकिल पूरी हो गई। ठीक है? अब बच्चों याद रखें कि लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई पार्टिकल भी कंसीडर कर सकते हैं, कि जैसे कि हमारे पास ट्रांसवर्स सॉरी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, हाँ ट्रांसवर्स वेव्स सही बोला था। ट्रांसवर्स वेव्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, वो पार्टिकल्स वो अपने एक फिक्स पॉइंट के अराउंड अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते रहते हैं। ठीक हो गया? ट्रांसवर्स वेव में हमने यही पढ़ा है ना कि पार्टिकल ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ वेव। ठीक हो गया? अब वो पार्टिकल किस चीज का होगा, मीडियम का होगा। मीडियम का पार्टिकल परपेंडिकुलरली मूव कर रहा होता है, किसके, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही होती है उसके। ठीक है? अब
ये पार्टिकल अब जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर अब जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो मतलब कि ये एक टाइम इंटरवल के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग वेव मोशन को भी हम ऑसिलेटरी मोशन कंसिडर कर सकते हैं। आगे चल के हम लोगों ने सर्कुलर मोशन को रिलेट भी करना है, तो उसमें वेव मोशन को भी आप रिलेट कर सकते हो, हर एक चीज। तो मतलब कि एक टाइम इंटरवल के बाद जब पार्टिकल अपने मोशन को रिपीट करे, अब ये भी आपके पास पीरियोडिक मोशन है। ठीक हो गया, ये भी आपके पास पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, अच्छा, अब इसके साथ जो रिलेटेड टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहली टर्म जो है तो हम डिस्प्लेसमेंट को देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, ठीक हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए, इन सारी चीजों को समझाने के लिए, चले मैं पेंडुलम की एग्जांपल ले लेता हूँ, वेव को छोड़े। ठीक है, ये पेंडुलम है, ये अपना एक एक्सट्रीम इस तरफ कवर करेगा और फिर एक एक्सट्रीम इस तरफ कवर करेगा। ये कैसे कवर करेगा, ये जब पेंडुलम का टॉपिक आएगा हम उसमें डिस्कस करेंगे प्रॉपर इसको, पर जस्ट अभी के लिए हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और इससे जरिए हम लोग इन तमाम की तमाम जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको डिस्कस करते हैं इसको यूज करके। ठीक हो गया, अच्छा, ये पेंडुलम देखिए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। अब मैंने क्या किया, बॉल को बांध दिया रस्सी के साथ, ठीक है, और रस्सी को एक एंड से मैंने ऊपर फिक्स कर दिया और एक एंड से मैंने बॉल को अटैच कर दिया। अब मैं वो बॉल यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पड़ा हुआ है, तो मीन्स कि ये उसका मेन पोजीशन है। मैंने उसको उठा के एक एक्सट्रीम पे ले गया। एक्सट्रीम पे जब ले गया तो जैसे ही मैंने उसको रिलीज किया वो वहां से वापस मूव करके आएगा। ठीक हो गया, अब ये वो बॉल है, इसको मैं एक एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, यहां पे ले आया। ठीक हो गया, अब इसने यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है इस बच्चे, इसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स और डिस्टेंस भी एक्स होगा। ठीक हो गया, अच्छा, अब यहां पे देखें तो हमारे पास ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जितना ज्यादा होता जाएगा ना, ये ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फास्ट मूव करता जाएगा। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। एक शीशा आपने रखा, उसके सामने एक बॉल को आपने अटैच कर दिया, हार्ड बॉल को अटैच कर दिया ऊपर स्ट्रिंग। आपने थोड़ा सा उसको रिलीज किया, दूर लेके गए, डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा कवर करवाया, रिलीज किया, वो आया, हिट किया, ग्लास नहीं टूटा। ठीक है, बट आप इसी बॉल को थोड़ा सा ज्यादा दूर लेके गए, जैसे रिलीज किया वो हाई फोर्स के साथ आके इसको हिट करेगा और ये ग्लास टूट जाएगा। तो मींस के डिस्प्लेसमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर है इस एसएचएम को डिस्कस करने में। ठीक है, तो ये पॉइंट, तो यहाँ पे अब इस पॉइंट से लेके, इस ओरिजिन से लेके ये जो अपना एक्सट्रीम मैक्सिमम पॉइंट है जहां तक ये ऑब्जेक्ट मूव करके गया है, इस पॉइंट को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट, अब ये वाला डिस्टेंस भी, ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी इसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर हो सकता है। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो ये एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, अब डिस्टेंस भी इसका एक्स आएगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसका एक्स आएगा। ठीक है, तो आप उस चीज में आपने कंफ्यूज नहीं होना। हमने लीनियर डिस्टेंस में या लीनियर डिस्प्लेसमेंट में ये डिस्कस किया हुआ है कि जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा होता है तो उसका जो मोशन होता है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू आइदर ए और बी साइड। ठीक हो गया, मतलब कि डिस्टेंस from equilibrium position to A side और B साइड। मतलब कि आप इसको A पॉइंट कह दो, इसको B पॉइंट कह दो, तो इस, और ये O पॉइंट है। ठीक हो गया, तो ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इससे या तो A वाली साइड का जो डिस्टेंस होगा या B वाली साइड का जो डिस्टेंस होगा, आप इसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकते हो। ठीक हो गया, तो एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट, ऑसिलेशंस के अंदर ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है, ये क्या है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम पोजीशन, जैसे मैंने सीसा की एग्जांपल में भी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम से स्टार्ट हुआ है तो वो एक लिमिट तक बढ़ेगा। ये इसका ए पॉइंट कह दें, ये बी पॉइंट कह दें, एक मैक्सिमम पॉइंट बी ये है, एक मैक्सिमम पॉइंट ए ये है। तो अब ये इस ए तक ही जाएगा, इससे बाहर निकल के आसमान को चीरते हुए बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो एक लिमिट तक जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है कि ए तक अगर गया है तो यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ठीक हो गया, अच्छा, दोनों साइड का। अब एक बात याद रखें कि कंप्लीट एक साइकिल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है और जो डिस्टेंस होता है वो 4 टाइम्स होता है।
ठीक हो गया? मतलब कैसे, अभी देखें। अब इस पॉइंट ओ से मैं इसको ए पे लेके गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो क्या है, एक्स है। अब चूंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब ये वापस आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। सेम उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक हो गया? अब यहां से ये फिर आगे बढ़ेगा, इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर यहां से वापस ये जीरो की तरफ आएगा, तो ये भी माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो सिंपल, एक कंप्लीट इन अ कंप्लीट साइकिल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। इन ए कंप्लीट साइकिल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। और वहीं पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, तो 1x 2x 3x 4x, तो डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक साइकिल में वो जीरो होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम मैक्सिमम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक हो गया? इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है बच्चों, वो आता है एम्पलीट्यूड। सेकंड पॉइंट आ गया एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया? अब एम्पलीट्यूड क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहता है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक हो गया? पॉइंट समझ आई, नहीं आई? देखो, ये मेन पोजीशन है, यहां से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर यहां तक कवर कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक हो गया? एम्पलीट्यूड। और ये वाला डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास क्या कहला सकता है, ये इसको भी हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। ठीक है? ये भी हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। मतलब कि सिंपल यहां पे देखिए, अगर ग्राफ पे समझाऊं, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है, तो यहां से ये वाला जो है ना, ये इसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। और ये वाला भी यहां से एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ठीक है? तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ठीक हो गया? इसके बाद अब बढ़ते हैं अगली टर्म की तरफ। अब इसके बाद बच्चों हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड में यहां पर लिख देता हूं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड बच्चों हमारे पास के एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, तो उसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। मतलब कि ये पेंडुलम यहां से मूव करके इधर आया, फिर वापस इधर आया, फिर यहां पे पहुंचा और फिर यहां पे पहुंचा, ये इसकी वन कंप्लीट साइकिल होगी। ठीक हो गया? ऐसा नहीं है कि आपने यहां से यूं किया और यूं आके उसका टाइम पीरियड मेजर, ऐसे नहीं होता। आपके पास कंप्लीट एक वेव की शक्ल में आप इसको अगर रिलेट करें वेव के साथ, तो आपको सही आइडिया होगा कि जब ये इधर गया तो जीरो से मैक्सिमम, फिर वापस जीरो तो मैक्सिमम से जीरो, फिर वो अगेन नेगेटिव मैक्सिमम तो नेगेटिव मैक्सिमम, एंड देन अगेन जीरो तो फिर जीरो। ठीक है? तो अब ये जो एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये मिलके वन साइकिल को कंप्लीट करते हैं, और इस वन साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है टाइम पीरियड। अब सिंपल पेंडुलम का अपना टाइम पीरियड होता है। ठीक है? तो उसमें फिर डिफरेंट उसकी एप्लीकेशंस है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंट एप्लीकेशंस है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, उसके अलावा हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। दोनों का अलग अलग टाइम पीरियड का अपना एक कॉन्सेप्ट है। ठीक हो गया? उम्मीद करता हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आए होंगे। ठीक है? अच्छा, अब टाइम पीरियड के बाद अब बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि मैं इस साइड को, ये ब्लैक वाली सारी को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, तो बच्चों अब हम लोग टाइम पीरियड के बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। ठीक हो गया? फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड,
मतलब कि एफ का मतलब है कि एन डिवाइडेड बाय टी। अब मतलब ये कि देखिए हमारे पास टाइम पीरियड, हमने क्या कहा कि एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है कि 1 सेकेंड के अंदर जितना साइकिल्स कंप्लीट होंगे, जितने साइकिल्स कंप्लीट होंगे वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। लेट्स सपोज ये पेंडुलम है, ये यहां से यहां पे गया वापस आया, फिर यहां से यहां पे गया फिर वापस आया। ठीक है, इसने एक साइकिल कंप्लीट कर ली। अब जब इसने एक साइकिल कंप्लीट की तो हमने कहा कि लेट्स सपोज इसके लिए टाइम उसको कितना रिक्वायर्ड हुआ, तो हमने कहा कि जी वो 1 सेकेंड में उसने एक साइकिल कंप्लीट की, तो हम कह देंगे जी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी 1 हर्ट्ज होगी। हर्ट्ज इसका यूनिट आ जाता है। ठीक है, अगर लेट सपोज 1 सेकेंड में इसने 2 साइकिल्स कंप्लीट की तो 2 हर्ट्ज हो जाएगा, 3 की तो 3 हो जाएगा, 100 की तो 100 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक्चुअल में कंसेप्ट है फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, पर सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर कितने नंबर ऑफ साइकिल्स आ रही हैं। ठीक है, अच्छा आप इसको फर्दर आगे यू भी लिख सकते हैं। अगर एन की वैल्यू अगर हम 1 सेकेंड ले लेते हैं, लेट सपोज वन साइकिल उसने कंप्लीट की 1 सेकेंड के अंदर, तो एन का अगर 1 ले लिया हमने तो ये एफ इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई टी के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट कहलाएगा कि हमारे पास अगर आपने फ्रीक्वेंसी देखनी हो तो आपने सिर्फ ये देखना है कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स कंप्लीट हो रही हैं, 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है या 50 हो रही है, या जितनी भी हो रही है वो उसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, इसके बाद बात करते हैं एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की अगर आप बात करें तो हम लोग के प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। लेट्स सपोज ये सर्कुलर पाथ है, इसमें इस पॉइंट P के ऊपर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसने यहां से मूव करके जाना है इधर पॉइंट Q तक। ठीक हो गया, ये Q, अब ये यहां से इधर पहुंचा तो इसने एक एंगल थीटा बनाया अपने एक्सिस के साथ। ठीक हो गया, तो एंगल थीटा बना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताएं कि इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करेंगे आप, तो आप ये बता देंगे जी यहां से यहां तक का जो ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर जो इसने डिस्टेंस कवर किया है दैट इज व्हाट, दैट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बतानी है तो आप ये एंगल थीटा मेजर करोगे। ऐसा ही था फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम थीटा डिवाइडेड बाय टी, ये तो एक्चुअल में किसके इक्वल है, ये तो ओमेगा के इक्वल है। ओमेगा इक्वल होता है ना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम किसके, वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। अब देखिए अगर ये कंप्लीट घूमता है तो थीटा किसके इक्वल होता है, तो वो थीटा इक्वल होता है, हम लोग अगर ये यहां से हाफ साइकिल करता है तो कितना 180, और कंप्लीट 1 साइकिल करता है तो कितना हो जाएगा 360। तो मतलब कि हमारे पास 2 पाई, अगर हम इसको इन टर्म ऑफ पाई लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 पाई। पाई जो है तो वो एक्चुअल में हमारे पास इन टर्म ऑफ थीटा हमारे पास वो 180 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया, तो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा। अब ये हमारे पास इसके जो इक्वेशन है, ये ओमेगा को हमने लिख दिया इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। अब इसको इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, किस तरह, आप लिखो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई टी। 1 डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, तो आप लिखोगे ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया ये। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट सारे आपको समझ आए होंगे। आज का जो टॉपिक था ये कोई इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था ऑसिलेशंस की, और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हम लोग डिस्कस करेंगे और कर रहे हैं, और आगे चल के ये तमाम की तमाम चीजें हम लोग रिलेट करेंगे। तो इसलिए आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर कौन सा होता है, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट से मैक्सिमम पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, चाहे वो ए साइड पे हो या बी साइड पे हो। ठीक हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। और अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड होता है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि उस
पेंडुलम ने या उस वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने अपने एक साइड पे कवर किया हुआ है, उसका जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वही एक्चुअल में उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। फिर हमने टाइम पीरियड देखा, तो इस एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज व्हाट टाइम पीरियड। तो इसी तरह हम लोगों ने ये फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सारी टर्मिनोलॉजीज हमने इसमें डिस्कस कर ली आज की वीडियो में, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है इस चैप्टर की। कल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह, जो कि मैंने कल ही बनानी है, तो इंशाल्लाह वो उसमें हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन को आगे स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसकी एप्लीकेशंस और फिर इसके डिफरेंट रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे। हम इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी का वो सारा पैरामीटर भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसान से आसान लेक्चर प्रिपेयर करके आपको मैं डिलीवर करूं और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। तो मेरी भरपूर कोशिश रहती है, इस चीज को मैं अपने दिमाग में रखता हूँ कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ या ज्यादा डिफिकल्टीज की तरफ मैं ना जाऊं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को आगे शेयर भी करते जाएं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।